गीता पाठक हवाओं में उड़ रही थी। उसका ताल्लुक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से था, लेकिन गुज़श्ता 4 बरस से वो रॉ के साथ काम कर रही थी। रॉ के लिए काम करने का उसे जुनून की हद तक शौक था। इंटेलिजेंस की दोस्ती ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसे अपने चैनल पर एक्सक्लूसिव खबर हासिल करने के हवाले से खुसूसी अहमियत हासिल थी। खुसूसन पाक भारत ताल्लुकात और तनाज़ात के हवाले से जो स्टोरी वो फाइल करती वो ताज़ा तरीन ऐसी मालूमात पर मुश्तमिल होती जिसका उससे पहले किसी को इल्म भी ना हो सकता था। भारतीय मीडिया पर लीजा मार्टिन के अगवा की खबर सबसे पहले उसी के हवाले से शाया हुई थी और अगवा के अगले ही रोज वो इस्लामाबाद पहुंचकर वहां एक लम्हा तौक़ुफ़ के बगैर सीधा एबटाबाद पहुंची थी। एबटाबाद में उसके लिए होटल की बुकिंग पहले से हो चुकी थी और वो वैन जिसके जरिए वो यहाँ आई थी अभी तक उसके तसर्रुफ में थी। अपने कैमरामैन के साथ जो बतौर खास उसे दिल्ली में दिया गया था, वो जब अपने पास पहले से मौजूद एक कोठी का नंबर तलाश करती हुई पीरजादा के घर तक पहुंची तो उसे इल्म हुआ कि वो चंद मिनट पहले ही वहां से निकल गया है। कोठी के बाहर मौजूद सीधे साधे चौकीदार ने यही समझा कि वो पीर साहब की कोई गैर मुल्की मेहमान है, क्योंकि उनके ज्यादा मेहमान गैर मुल्की हुआ करते थे। उसने अपनी सादगी में गीता पाठक को बता दिया था कि पीर साहब किस पेट्रोल पंप पर मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक ही पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल डाला करते थे। गीता जो पीरजादा की गाड़ी के रंग का पता करके आई थी, जब पेट्रोल पंप तक पहुंची तो उसे इल्म हुआ कि उस रंग की एक गाड़ी में कोई मौलाना साहब अभी पेट्रोल डलवा कर वहां से निकले हैं, जिस पर उसने पीरजादा को रास्ते में ही घेर लिया। गो कि वो पीरजादा से वो सवालात नहीं कर सकी जो उसे फीड किए गए थे, लेकिन उसकी ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उसने पीरजादा की एबटाबाद की रिहाइशगाह, गाड़ी, मुलाकात और 3-4 फिक्रों का तबादला सेलुलाइट के फीते पर मुंतकिल कर दिया था। उसकी बनाई हुई इस फिल्म के जरिए भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ तूफान खड़ा कर दिया था। ये गीता पाठक थी जिसकी तैयार करदा फिल्म सारी दुनिया के टीवी चैनल्स पर बार बार दोहराई जा रही थी, जिसने उसके अपने चैनल की क्रेडिबिलिटी में बेपनाह इजाफा कर दिया था और उसे अपने मीडिया में मीडिया क्वीन की हैसियत हासिल हो गई थी। गीता पाठक की इस रिपोर्ट के फौरन बाद पाकिस्तानी एजेंसियां चौंकी थीं और उन्होंने उसकी निगरानी शुरू कर दी थी। ये बात तो असर मिन शम्स थी कि वो इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही है, लेकिन उसने जो कवर इस काम के लिए इख्तियार किया था वो ऐसा जानदार था कि कोई इसका बाल भी बीका नहीं कर सकता था। इंडियन शहरी होने के नाते अपने मुल्क के हाई कमीशन में उसकी आमद-ओ-रफ्त रोकी नहीं जा सकती थी, ना ही उससे पीरजादा के हवाले से कुछ तफ्तीश की जा सकती थी। गो के उसे पाकिस्तान बदर करने का फैसला हो चुका था, लेकिन इस फैसले को अमली जामा पहनाने में बड़ी हिकमत अमली से काम लिया जाना था, क्योंकि इन हालात में जबकि उसने भी लीजा मार्टिन की तरह अपनी खुसूसी रिपोर्टिंग के तमाम हलकों में पजीराई हासिल कर ली थी, उसे कुछ कहना भी शेर की कछार में हाथ डालने के मुतरादिफ था। इंस्पेक्टर ताहिर और उसके साथी एबटाबाद से उससे चिपक गए थे और उन्होंने अब तक कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया था। एक वक्त में 4 मुख्तलिफ टीमें उसकी निगरानी कर रही थीं। पाकिस्तानी एजेंसियों की हर मुमकिन कोशिश थी कि किसी भी तरह उसका कोई पाकिस्तानी राब्ता पकड़ा जाए ताकि उन्हें आस्तीन के सांप का इल्म हो सके, लेकिन होशियार और तरबियत याफ्ता गीता ने अभी तक ऐसा कोई सुराग उनके हाथ लगने न दिया था। उसे इस बात का बखूबी अंदाजा था कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसे मार्क कर लिया है और अब भारत वापसी तक उसके एक एक लम्हे को मॉनिटर किया जाएगा, लेकिन उसे इस बात की जरा बराबर फिक्र न थी। जिस मजबूत कवर के साथ वो काम कर रही थी उसमें गीता की गिरफ्तारी या उसे पाकिस्तान से निकालने से उसके और ज्यादा नंबर बन जाते। दिनेश शर्मा उसका कॉलेज के जमाने का दोस्त था। दोनों ने जर्नलिज्म इकट्ठे ही किया था, जिसके बाद शर्मा ने आला सर्विसेज का इम्तिहान पास करने के बाद रॉ में ओहदा हासिल कर लिया था और अब वो डिप्लोमेट कवर के साथ दुनिया के मुख्तलिफ भारतीय सिफारत खानों में खिदमत अंजाम दे रहा था। दोनों कॉलेज की दोस्ती को अभी तक भुला नहीं पाए थे। रॉ से गीता का तारुफ भी दिनेश शर्मा ने ही करवाया था। गीता पाठक के एडवेंचरस मिजाज और अपने बिजनेस में उसकी होशियारी चालाकी देखते हुए रॉ के आला ओहदेदार और गीता के दोस्त शर्मा ने अंदाजा लगा लिया था कि लड़की काम की है और एजेंसी के लिए बेहतरीन सरमाया साबित होगी। उसने गीता को रॉ के साथ मुंसलिक करवाने के बाद उसे 3-4 गैर मुल्की ममालिक में सहाफी के कवर में सैर सपाटे करवा दिए थे, जिसके बाद से दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। जब कभी दिनेश शर्मा दिल्ली आता तो दोनों की शामें और रातें इकट्ठी ही गुजरती। दोनों संजीदगी के साथ अगले साल शादी करने का प्रोग्राम भी बना चुके थे। पाकिस्तान में गीता की आमद और रॉ मोसाद मुश्तरका मंसूबे में उसके किरदार की अहमियत रॉ के आला ओहदेदार और पाकिस्तान में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के प्रोटोकॉल ऑफिसर दिनेश शर्मा के इल्म में थी। उसे अपनी महबूबा की अहमियत का बखूबी इल्म था, जिसके कंधों पर सवार होकर उसे अभी बहुत सी मनाजिल तय करनी थी। ये गीता की दोस्ती ही थी जिसने दिनेश शर्मा को बहुत शुरू में ही अब्रॉड पोस्टिंग दिला दी थी, वरना तो कई साल दिल्ली में जूतियां चटखाने के बाद किसी खुशकिस्मत को किसी गैर मुल्की भारतीय कमीशन में, एम्बेसी या काउंसलेट में खिदमत अंजाम देने का मौका मिलता है। वेल डन, शानदार।
वंडरफुल। गीता के कमरे में दाखिल होते ही वो दीवाना वार उससे लिपट कर उसे मुबारकबाद देने लगा। थैंक यू, धन्यवाद। गीता ने अदाए दिलरुबाना से शर्मा कर बाहों में झूलते हुए कहा। दोनों एक दूसरे के साथ इस कारनामे की खुशी शेयर कर रहे थे और जोश में भरा दिनेश शर्मा पाकिस्तान से मुताल्लिक जी भर के दिल का गुबार निकाल रहा था। उसे रह रहकर इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर 11 सितंबर के बाद पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की तरह अताब क्यों नाजिल नहीं हुआ। अहमक हैं सारे, एकदम जाहिल। उसने भारतीय लीडरशिप को अंग्रेजी में तमाम मुमकिना गालियों से नवाजते हुए कहा। और क्या ऐसी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को भी अपने हक में इस्तेमाल नहीं कर सके? गीता ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अरे मेरे बस में हो तो देश का सारा बजट एजेंसी के लिए मुख्तस कर दूं। अगर हम लोग ना हो तो इन सालों को ये पाकिस्तानी गधे बनने पर मजबूर कर दें। उसने अपने हाथ पर हाथ मारते हुए कहा। डार्लिंग, अब ऐसी बात ना कहो, इतने स्मार्ट नहीं है ये लोग। अगर इतने अहल होते तो इस तरह आसानी से मुझे काम करने न देते। बड़े सीधे साधे लोग हैं ये तो। अरे इन्हें मैं अपनी उंगलियों पर नचा सकती हूँ। गीता पाठक। उसने जोरदार कहकहा लगाया। इस कहकहे में शर्मा ने उसका साथ दिया। अरे भाई, जिस काम के लिए आया था वो तो जल्दी कर लेना चाहिए। लेट्स सेलिब्रेट। उसने अचानक कुछ याद आने पर गीता से कहा। अरे मुसलमान मुल्क है यार, यहाँ क्या होगा? गीता ने अदाए बेनियाजी से कहा। अब इतना भी मुसलमान नहीं, और हमारे लिए तो ये भारत जैसा ही है। उसने मुस्कुराते हुए गीता को आंख मारी और इंटरकॉम पर होटल इंतजामिया से राब्ता करने लगा। शिफ्ट मैनेजर के कमरे में ऑपरेटर ने बराह रास्त कॉल मुंतकिल कर दी। यस, रूम सर्विस। शिफ्ट मैनेजर ने कमरा नंबर 202 से आने वाली कॉल रिसीव करते हुए अपने दोस्त कैप्टन राहिल की तरफ देखकर आंख दबाई, जो वेटर के लिबास में उसके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। 2 लार्ज स्कॉच। दूसरी तरफ से हुक्म मिला। माय प्लेजर सर। शिफ्ट मैनेजर कैप्टन राहिल की तरफ देखकर मुस्कुराया। अगले चंद मिनट बाद कैप्टन राहिल वेटर के लिबादे में रूम नंबर 202 की तरफ मशरूबात की ट्रॉली घसीटता हुआ जा रहा था। होटल इंतजामिया के मुमकिना सवालात से बचने के लिए शिफ्ट मैनेजर लिफ्ट में उसके साथ ही सवार हो गया था। दोनों की खुशकिस्मती के इस फ्लोर पर उनका टकराव होटल इंतजामिया के किसी अहम रुकन से नहीं हुआ। जो इक्का दुक्का मुलाजिमीन जहां मौजूद थे वो मैनेजर साहब को देखकर एहतरामन ही इतने अलर्ट हो जाते थे कि इस गोरे चिट्टे लंबे तड़ंगे वेटर की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था, जो मैनेजर साहब के साथ ट्रॉली घसीटता हुआ कमरा नंबर 202 की तरफ जा रहा था। कमरे के नजदीक पहुंचकर शिफ्ट मैनेजर ने उसे हाथ के अंगूठे से गुड लक कहा और तेजी से आगे निकल गया। राहिल ने बड़े मुहज्जब अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन। गीता पाठक की आवाज आई। राहिल आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। गुड इवनिंग मैडम। उसने ऐसे मुहज्जब अंदाज से गीता को मुखातिब किया कि वो चौंके बगैर न रह सकी। गुड इवनिंग बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। जाम तैयार कर दूं मैडम? उसने ट्रॉली सोफे के नजदीक लाते हुए, जिस पर शर्मा बराजमान था, इस अंदाज से कहा कि दोनों ने फौरन यस कह दिया। राहिल ने किसी पुराने और इंतहाई तरबियत याफ्ता बार टेंडर की तरह दोनों के लिए जाम तैयार किए और बारी बारी दोनों को पेश कर दिए। शर्मा की जहां दीदा निगाहों ने अंदाजा लगा लिया था कि गीता शराब से ज्यादा साकी में दिलचस्पी ले रही है। साउथ इंडिया की सांवली सलोनी गीता पाठक की कमजोरी राहिल जैसे गोरे चिट्टे लंबे नौजवान ही हुआ करते थे। उसकी इस कमजोरी का शर्मा से ज्यादा किसे एहसास था। वाओ। राहिल के हाथों जाम पकड़ते हुए पस्ता कद गीता के मुंह से अचानक निकला तो वो बाकायदा घबरा गया। साली शराब की तारीफ कर रही है या पिलाने वाले की? उसने बंगाली जबान में गीता से मुस्कुराते हुए कहा। दोनों की। गीता ने अंग्रेजी में जवाब दिया तो राहिल को शर्मा के पहले सवाल का भी अंदाजा हो गया। वो दिल ही दिल में अपनी इब्तिदाई कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। दोनों ने उसकी मौजूदगी में जाम टकरा कर अपने होंठों से लगाए। वो इस दौरान बज़ाहिर उनसे कतई ला ताल्लुक अपने काम में मसरूफ था। मैडम, आप शायद जर्नलिस्ट हैं। अंग्रेजी में उसने अचानक ही गीता से अगला सवाल दाग कर अंधेरे में तीर चलाया। तुम्हें कैसे इल्म हुआ? गीता की बजाय शर्मा ने चौंक कर उससे बज़ाहिर मामूल के लहजे में सवाल किया। मैडम का कमरा देखकर। राहिल ने एक कोने में धरे कैमरे की तरफ इशारा किया और उसकी अगली किसी बात से पहले अपना लंबा चौड़ा तारुफ करवाते हुए जर्मन, दुबई, सिंगापुर और हांगकांग के उन होटलों के नाम ले दिए जहां वो बतौर बारटेंडर खिदमत अंजाम दे चुका था। बड़े जबरदस्त आदमी हो तुम। गीता ने स्कॉच का घूंट हल्क में उंडेला। इस कॉम्प्लीमेंट का शुक्रिया मैडम। शिराजी नाम है मेरा। आपकी कोई भी खिदमत करके मुझे खुशी होगी। मैं आपसे पहले राइटर्स की मिस जैकुलिन स्मिथ के साथ काम करता था। उसने बात से बात निकाली। तुम तो यार वाकई बड़े काम के आदमी लगते हो। इस मर्तबा शर्मा ने बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। थैंक यू सर। उसने शर्मा से कहा। क्या किया था जैकुलिन के लिए? गीता को इल्म था कि राइटर्स की जैकुलिन स्मिथ कोई मामूली हस्ती नहीं थी। अगर उसने इस बारटेंडर की खिदमत हासिल की थी तो वो भी उसके जरिए कोई स्कोप मार सकती थी। मैं मोहम्मद एजेंसी का रहने वाला हूँ मैडम। वो जो तालिबान वाली स्टोरी उन्होंने फाइल की थी वो सारे राब्ते मैंने ही करवाए थे। उसकी इस बात पर दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यार हमारे लिए भी कोई स्टोरी निकालो।
तुम तो बहुत जबरदस्त आदमी लगते हो। बेफिक्र रहना, हमारी मैडम भी बड़े बड़े चैनल में काम कर रही है। शर्मा ने किसी अगले इम्कान को जहन में रखकर बात बढ़ाई। माय प्लेजर सर, राहिल ने तरीबन कोर्निश बजा लाते हुए जवाब दिया। गीता ने उससे प्राइवेट फोन नंबर ले लिया। राहिल ने उसे कहा था कि वो उसके काम के लिए 3-4 दिन की छुट्टी भी ले सकता है। उसकी 10 दिन छुट्टियां अभी तक ड्यू हैं। दमे रुखसत उसने दोनों को हैव अ नाइस इवनिंग विश किया। इस बात का अंदाजा वो दोनों ही नहीं कर सके कि जमीन पर झुकते हुए जब उसने सोडे की खाली बोतल उठाई तो बेड के नीचे होशियारी से एक छोटा सा गैजेट रख दिया था। अब इस कमरे में होने वाली कोई भी गुफ्तगू आसानी सुन सकता था। होटल की पार्किंग के एक कोने में वैन खड़ी थी जिस पर किसी कंपनी का बोर्ड आवेजा था और उसके स्याह रंग के शीशों पर भी पेंटिंग करके उन्हें मुख्तलिफ रंगों में तब्दील कर दिया गया था। बादियों नजर में ये बच्चों के लिए स्वीट्स तैयार करने वाली किसी कंपनी की वैन दिखाई देती थी। इस वैन के अंदर जदीद मवासलाती निजाम नस्ब था और अब कैप्टन राहिल वेटर के यूनिफॉर्म पहनकर जहां कानों पर हेडफोन चढ़ाए कमरा नंबर 202 में होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। शायद शर्मा को कुछ ज्यादा ही चढ़ने लगी थी और वो गीता पाठक से राहिल के मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कह रहा था, साली क्यों झूठ बोलती है, साफ क्यों नहीं कहती कि उसकी जवानी पर मर मिटी है। शर्मा प्लीज खुद पर कंट्रोल किया करो, यहाँ से हालत मदहोशी में हाई कमीशन जाओगे। गीता ने उसके तंज को नजरअंदाज करते हुए कहा। उसे वाकई ये फिक्र दामनगीर थी कि अगर इंडियन हाई कमीशन का शराब के नशे में मदहोश कोई आला ओहदेदार उसके कमरे से बरामद हुआ तो पाकिस्तानी प्रेस उसकी अच्छी भली दुर्गत बनाकर रख देगी। आई एम सॉरी डार्लिंग, ओके नॉर्मल हूँ मैं, बस करता हूँ, शर्मा ने कहा और राहिल को ग्लास रखने की आवाज सुनाई दी। खुद को संभालो शर्मा, वो कोई मामूली बारटेंडर नहीं, मोहम्मद एजेंसी का रहने वाला है और उसके तालिबान से ताल्लुकात भी हैं। बहुत काम आ सकता है हमारे। लगता भी खासा रंगीन मिजाज है। जिन होटलों का हवाला दे रहा था वहाँ कोई पारसा तो उस जैसे काम पर नहीं रखा जाता। गीता ने कहा, बात तो तुम्हारी सच है गीता डार्लिंग, लेकिन ये बड़े चालाक लोग हैं, कहीं कोई और मुसीबत न खड़ी हो जाए। शर्मा ने अपना शक बताया। क्या मुसीबत खड़ी होगी? डैम इट, तुम अभी तक नॉर्मल नहीं हुए शर्मा, कोई भी चांस बन सकता है, कोई भी स्कोप मार सकती हूँ मैं उसके जरिए। शर्मा तुम जानते हो मेरी छठी हिस्स मुझे कभी धोखा नहीं देती। गीता ने चिढ़कर कहा, वो तो है डार्लिंग, लेकिन ये क्या लेकिन लगा रखी है तुमने? और हाँ, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, अब तो तुम्हारे अलावा और किसी के साथ भाग भी नहीं सकती। प्लीज कहीं मेरा पीछा न शुरू कर देना। गीता ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे नहीं करता, तुम जानती हो मैं बड़ा मोहतात आदमी हूँ, लेकिन क्या करूँ, आदत जो हो गई है तुम्हारी। उसने रोमांटिक मूड में कहा, देखो शर्मा, ये बड़े चालाक लोग हैं, मुझ पर नजर होगी इनकी, कहीं तुमसे नत्थी करके अगर इन्होंने कोई स्कैंडल बना दिया तो मेरी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो लोग जो मुझे मीडिया क्वीन कहते हैं एजेंसियों की टाउट जानने लगेंगे। उसने इंदिया जाहिर किया। अरे नहीं, क्यों खामखा डरती रहती हो जमाने से, आखिर हम शादी भी तो करने जा रहे हैं अगले साल, फिर क्या बाकी रह जाएगा। शर्मा ने उसको हौसला देना चाहा, तब और बात होगी शर्मा। गीता कुछ संजीदा होने लगी थी। दोनों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला काफी देर जारी रहा, जिसका एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हो चुका था। शर्मा अब कमरे से रवानगी की तैयारी कर रहा था। जैसे ही कानों से हेडफोन लगाए कैप्टन राहिल को उसके इरादे की खबर हुई, उसने फौरन अपने दाएं हाथ में पकड़े वॉकी टॉकी पर इस खेल का अगला एक्ट शुरू करने का सिग्नल दे दिया। गो अहेड। उसने सिर्फ 2 लफ्ज कहे और वॉकी टॉकी रख कर दोबारा हेडफोन के जरिए दोनों की गुफ्तगू सुनने लगा। इंस्पेक्टर बाजवा ने अपने वॉकी टॉकी पर जैसे ही कैप्टन राहिल की तरफ से गो अहेड का सिग्नल मौसूल किया, वो अपनी साथी सब इंस्पेक्टर आलिया और कैमरामैन के साथ लिफ्ट की तरफ लपका। लिफ्ट दूसरी मंजिल पर रुकी तो दुल्हन के लिबास में मलबूस आलिया और इंस्पेक्टर बाजवा ने बिल्कुल नौ ब्याहता जोड़ों की तरह एक दूसरे का हाथ थाम लिया। कैमरामैन राहदारी के 2 रोया बने कमरों के सामने से गुजरता कमरा नंबर 202 से आगे निकल गया था, लेकिन उसने ऐसी पोजीशन ले ली थी जिससे इस कमरे में आने जाने वालों की एक एक लम्हे की मसरूफियात रिकॉर्ड कर सकता था। इंस्पेक्टर बाजवा ने वॉकी टॉकी इस तरह अपने कान से लगाया हुआ था कि किसी दूसरे को आसानी से दिखाई न दे सके। अब उसे दूसरे सिग्नल का इंतजार था जो बमुश्किल 2 मिनट बाद ही मिल गया। नाउ, कैप्टन राहिल की आवाज सुनाई दी और इंस्पेक्टर बाजवा ने वॉकी टॉकी अपने कोट की जेब में डालकर आलिया की बाहों में बाहें डाली और राहदारी में उस समत चलना शुरू कर दिया जिधर कमरा नंबर 202 से शर्मा और गीता बाहर निकल रहे थे। टाइमिंग शानदार थी। कैप्टन राहिल ने उसे ऐन उन लम्हात में मूव किया था जब शर्मा और गीता अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। गीता को शर्मा की हालत काबिल एतबार नहीं लगती थी और उसे खुद पार्किंग में मौजूद हाई कमीशन की कार तक छोड़ने जा रही थी, जिसके बाद ड्राइवर उसे संभाल लेता। ऐन उन लम्हात में जब इंडियन हाई कमीशन का सिफारतकार दिनेश शर्मा और स्टार चैनल की गीता पाठक अपने कमरे से बरामद हो रहे थे, कैमरामैन चौधरी अपने काम में जुट गया। दोनों को सिर्फ इतनी बात समझ आ सकी कि कोई नौ ब्याहता जोड़ा हनीमून मनाने होटल में आया है और शादी ब्याह की रसूमात के मुताबिक उनका फोटोशूट और फिल्म बनाई जा रही है।
ये बात तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि कैमरे के लेंस उन पर फोकस और दोनों के कमरे से निकलने की राहदारी के आखिरी कोने से मुड़कर लिफ्ट पर पहुंचने तक मुकम्मल फिल्म रिकॉर्ड हो चुकी है। अब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लिए भारतीय डिप्लोमेट दिनेश शर्मा और स्टार टीवी चैनल की रिपोर्टर गीता पाठक के दरमियान ताल्लुकात, उनकी पीरजादा से मुताल्लिक गुफ्तगू और पीरजादा को इस साजिश के तहत टीवी चैनल पर दिखाने के सारे मंसूबे की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, जिसकी मदद से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ये बात बासानी साबित कर सकती थी कि पीरजादा तक गीता पाठक का पहुंचना और उसकी खबर के जरिए सनसनी फैलाकर आलमी राय आमा को गुमराह करना एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है। और ये ऑपरेशन भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करने की शरंगेज मुहिम का हिस्सा है। कैप्टन राहील ने अपनी टीम की मदद से ऐसा एहतमाम कर दिया था कि जितना अरसा गीता पाठक इस होटल में कयाम करती, कमरा नंबर 202 में होटल इंतजामिया की तरफ से जाने वाला हर वेटर या इंतजामिया का कोई भी जिम्मेदार पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का कोई अफसर होता। इस कमरे के अंदर होने वाली हर सरगर्मी रिकॉर्ड की जा रही थी, लेकिन इस खुसूसी एहतियात के साथ कि किसी का ध्यान भी इस तरफ न जाए। कैप्टन राहील ने बड़ा मार्का सर कर लिया था। उसे अपने साथियों की तरफ से जबरदस्त दाद मौसूल हो रही थी। अब वो बेचैनी से गीता पाठक के उस फोन का मुंतजिर था जो उसकी दानिस्त में गीता पाठक ने उसे जरूर करना था, जिसके बाद ही वो अगली हिकमत अमली तैयार करता। वेल डन माय बॉय, वेल डन। कर्नल विरदग ने उसके लिए खड़े होकर ताली बजाई। जॉइंट टास्क फोर्स के बाकी मेंबरान ने भी उसकी तकलीद की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।